गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल मैंने आपको जो है यहाँ तक करा दिया था आपको कि बैथोक्रेमिक शिफ्ट क्या होती है, इप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। अब आपने देख लिया था कि अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है किसी चीज के एडिशन से, किसी कंपाउंड के एडिशन से, तब आप उसको रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हो। अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है तब आप उसको बोलते हो हिप्सोक्रोमिक। ठीक है। और उसको आप ब्लू शिफ्ट बोलते हो। और अगर आप जब इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, मीन्स जो आपकी ये हाइट है, जब आप इसकी बात करते हो, अगर ये इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तब आप उसको बोलते हो हाइपरक्रोमिक, डिक्रीज होती है तो आप उसको बोलते हो हाइपोक्रोमिक। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, हिप्सो, हाइपर और हाइपो में। ठीक है। अब जो इससे आगे है कि ये इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रही है, इसका रीजन क्या है, कि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, या आपकी जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो इंक्रीज हुई, या आपकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हुई, उसका रीजन क्या है। अब देखो, एक ग्रुप होता है क्रोमोफोर ग्रुप। ठीक है। क्रोमोफोर ग्रुप क्या है, एक्चुअल में क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है क्रोमोफोर। फोर का मतलब होता है सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से आपका कलर आता है। जैसे आप लोग जो डाई यूज करते हो, ठीक है, एजो डाई वगैरह जो आपके कंपाउंड्स हैं, उसमें जो डाई का कलर है वो आपका आ रहा है एजो ग्रुप की वजह से। ठीक है। ऐसे ही आप वहां पर जब आप डाई यूज कर रहे हो या कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो वहां आप क्रोमोफोर या कलर रिलेटेड चीज बोलते हो। यहाँ पर आप कलर ना लेके यहाँ यहाँ पर आप बोलते हो कि कौन सा ऐसा रिंग है या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से आपकी जो यूवी लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब कंपाउंड, फंक्शन, ग्रुप, आप कुछ बोल लो, ऑलमोस्ट सब सेम है। ज्यादातर हम वर्ड यूज कर देते हैं सब्सटेंस, कि आपका कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप सब कवर हो जाता है। ठीक है। या फिर हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है। तो एक क्रोमोफोर क्या है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके एडिशन से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपका एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप देखो तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो आपकी यूवी रेस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ सिलेक्शंस रूल्स भी हैं कि हम किन बेसिस पे सिलेक्ट करें कि हमारा जो कंपाउंड है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। और हमारे पास जो है ये भी एक हम यूज करते हैं कि हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, तो क्रोमोफोर आपका बेसिकली क्या सब्सटेंस है, या तो जो कलर प्रोवाइड करता है आप ये बोल लो, या फिर जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपका एक क्रोमोफोर की तरह काम करता है, और इसकी जो आपकी एब्जॉर्प्शन आता है वो 279 नैनोमीटर के करीब आता है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे इस तरीके से दो चीजें अटैच है, यहाँ पर यहाँ एक चीज अटैच है जहाँ पर पाई से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। या फिर आपका एन से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इस तरीके से जो है आपके ज्यादातर ये क्रोमोफोर वाली जो आपके ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं, ज्यादातर ये पाई से पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर एन से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराते हैं। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं इस ट्रांजिशन के साथ, जैसे आप लोगों ने ये जितनी ट्रांजिशंस पढ़ी है ना, ये चार पांच, इनको हम नाम से बुलाते हैं। जैसे आर बैंड, के बैंड, इनके नाम है। तो कई बार आपसे क्या होता है, आपको इनके नाम पूछ लिया जाता है कि एन टू पाई बैंड है तो एन टू पाई ट्रांजिशन है तो कौन सा बैंड है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा इनका बैंड का नाम क्या होता है। ठीक है। जब आपकी ट्रांजिशंस होती हैं अलग अलग, हमने उनको नाम दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर जब हम क्रोमोफोर करते हैं तो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ज़्यादा होती है। तो ये आपका क्रोमोफोर ग्रुप है। एक आपका ग्रुप होता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम ग्रुप का मतलब होता है हेल्पिंग। ठीक है। क्रोम मतलब ग्रुप लगा लो आप। अब यहाँ पे देखो जाता क्रोमोफोर, इसमें पता था कि ये हमारा सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, ये हेल्पिंग हैंड है। ये एब्जॉर्ब जो कर रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। मान लो आपका
कार्बोनिल आपका कोई कंपाउंड था, या आपके पास ये ग्रुप था, ठीक है। यहाँ पर आपने NH2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ यहाँ पर आपने O C2H5 लगा दिया। तो जब आप इसके साथ, ये आपका क्या, ये क्रोमोफोर है, ठीक है। जब इसके साथ आपने ये आपने ऑक्सिलरी चीजें लगा दी, तो इसका क्या होगा, इसकी वेवलेंथ और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब ये इसका जो लैम्डा मैक्स है, इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब आपकी जो है वेवलेंथ बढ़ती है, लैम्डा मैक्स बढ़ती है, तो आप उसको क्या कहते हो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब इसमें कुछ ये जो आपकी ऑक्सोक्रोम है, ज्यादातर ये हम हेलोजेंस वगैरह को देखते हैं, O C2H5, OCH3, NHR, NR2, SR, आर आर मतलब आपका कोई भी CH3 CH2, इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, जो हेल्प करता है क्रोमोफोर को एब्जॉर्ब करने में, यूवी रेडिएशंस को, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर ये आपके दो ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये ट्रांस एजोबेंजीन है, ठीक है। इसकी लैम्डा मैक्स 320 नैनोमीटर पे है। जैसे ही आपने यहाँ पर ये ऑक्सोक्रोम लगाया एक, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ C2H5 लगाया, इसकी लैम्डा मैक्स कितनी हो गई, 385 नैनोमीटर हो गई, ठीक है। तो ये ऑक्सोक्रोम का काम है, क्रोमोफोर आपका ये रहा बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर को डिवाइड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन रूल। अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे कि आपका जो, आप जो कंपाउंड ले रहे हो, वो आपका यूवी के लिए आप उसको आगे लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते हो। पहला, आप जो भी कंपाउंड ले रहे हो उसमें पॉसिबिलिटी हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की आपकी जो है प्रॉपर्टी ना हो। दूसरी चीज क्या है, जो आप ट्रांजिशंस देखते हो, जो आप ट्रांजिशंस देखते हो सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन, वैसे तो आप यहाँ पर देखते हो सिंगलेट डबलेट। सिंगलेट डबलेट क्या होता है, जब ये ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पर जाते हैं, इस स्टेज पे जाते हैं, तो ये आपका सिंगलेट है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका, ये आपका जो स्पिन है वो चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है कि एक ऊपर जाता है, ठीक है। जब आप फ्लोरोसेंस वाला पढ़ोगे, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है। उसमें इससे भी आपका जो यहाँ पर देख रहे हो, ये ऊपर जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तो यहाँ तक नीचे आ रहा है, यहाँ तक नीचे आ रहा है, वो पूरा नीचे नहीं आता है। तो हमने इनको सिंगलेट ट्रिपलेट इस तरीके से बोला हुआ है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में। तो ये जो सिंगलेट ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका चलता है जब आप फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो। जैसे आप बल्ब को या ट्यूबलाइट को बंद करते हो, या टीवी आप बंद करते हो, उसके बाद में कुछ टाइम तक आपको रोशनी दिखाई देती है उस पर, दैट इज टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। या जब आप ट्यूब को बंद करते हो उसके बाद भी वो थोड़ी सी रोशनी रहती है, तो उसमें आपका सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजेक्शंस चल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर जो अब आप यूवी पढ़ते हो, तो वहां पर आपका सिंगलेट डबलेट होता है, ठीक है। दोबारा से आपका वो एक डायग्राम आएगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीजें बेस है आपकी क्वांटम नंबर पे, स्पिन क्वांटम नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपका ट्रांजिशन है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके ट्रांजिशंस जो है, आपके कुछ ट्रांजिशंस नहीं होते। जैसे सिग्मा टू आपका पाई है, यहाँ से अगर आप देखो, सॉरी, सिग्मा टू एन है, तो ये ट्रांजिशंस नहीं हो रहे हैं। तो इन ट्रांजिशंस के अलावा अगर कोई ट्रांजिशंस किसी और ट्रांजिशंस में फॉलो करता है, तब आप यूवी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो आपके सिलेक्शन रूल है। पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप स्पिन क्वांटम नंबर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि सिंगलेट ट्रिपलेट है या नहीं, ये सब। उसके अलावा जो आपके ट्रांजिशंस हुई है, उनको आपने बैंड में डिवाइड किया हुआ है, RKBE। जितनी भी टाइप की ट्रांजिशंस है, N टू पाई है, ठीक है, पाई टू पाई स्टार है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। तो आपको कई बार ये ट्रांजिशंस डायरेक्ट नहीं देते वो, पेपर में आपसे ये पूछ लेते हैं कि बैंड का नाम क्या है, R बैंड है, K बैंड है, B है, ये आप इसको कैसे भी याद रख लो। कोई आपको ट्रिक लगानी है तो आप ट्रिक लगा लेना, कैसे भी, ठीक है। क्रैब याद रख लेना, क्रैब बन जाएगा इससे, क्रैब साइकिल का। के बैंड, आर बैंड,
ई बैंड और बी बैंड, क्रैब याद याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें देखो जो आर बैंड है इसको हम बोलते हैं रेडियल बैंड, और के बैंड को हम बोलते हैं कंजुगेशन बैंड। यहाँ पर इन्होंने सिंपल करने के लिए या के लिखा है, बट यह सी आएगा, ठीक है। आर बैंड, के बैंड, बी बैंड और ई बैंड। ई बैंड इथाइलेनिक, बी बैंड बेंजेनोइड, इसमें आपका रिंग वगैरह से रिलेटेड कंपाउंड्स आएंगे। सी से आपका कंजुगेशन और आर से रेडियल बैंड। रेडियल बैंड में अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखें तो वो आपकी सिग्मा सॉरी एन टू पाई स्टार हो रही है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड। आपको दो चीज याद रखनी है इसमें, सिर्फ बैंड, उसका नाम, और ये कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, उसको आप आर बैंड बोलते हो। आर में आपका एन टू पाई स्टार है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, पूरा आपको नहीं याद रखना है, तो एन टू पाई स्टार। नेक्स्ट है के बैंड। के बैंड में आपका पाई से पाई स्टार है, और इसमें आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डाइइन, पॉलीन, इनॉन्स ये है, ठीक है। उसके बाद आपका बी बैंड है। बी बैंड में क्या होता है, आपकी दोनों आती है, पाई टू पाई स्टार आता है, लेकिन जो बी बैंड है ये बेंजोइड कंपाउंड के लिए है, ठीक है। और इसमें अगर आप ऐड करते हो एरोमेटिक कार्बन, तब ये आपका बी बैंड शो होता है, ठीक है। ई बैंड में आपका पाई टू पाई स्टार है, लेकिन इसमें जो कंपाउंड है वो इथाइलिनिक है, मतलब आप कहीं ना कहीं बॉन्ड जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है वो ऐड कर रहे हो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, रिंग्स में, ठीक है। तो ये बी बैंड, ई बैंड अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हमने बनाया हुआ है। मेनली ट्रांजिशन से रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, एरोमेटिक में हो रहा है, या इसके साथ साथ कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चार तरीके के बैंड हैं, आप इनका आर ई के बी क्रैब से याद रख लेना। ऑलमोस्ट ये सारे आपके जो तीन हैं, ठीक है, ये आपके पाई टू पाई स्टार में है अलग अलग कंपाउंड्स में, ये आपका एन टू पाई स्टार है। इसमें आपका जो है एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे, इसमें इथिलीनिक आएगा, मतलब एरोमेटिक के अंदर बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट है। के बैंड में आपके डाई इन वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आर के बी ई अपने चार बैंड की कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, इंस्ट्रूमेंट कैसा है या इंस्ट्रूमेंट अंदर से काम कैसे करता है। तो सिंगल बीम, डबल बीम और साइमल्टेनियसली, ये तीन टाइप का आपका इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। ज्यादातर लैब्स में डबल बीम होता है, ठीक है। पहले सिंगल बीम आता था, अगर आपकी लैब में छोटा यूवी है तो वो आपका सिंगल बीम होगा। डबल है तो आप रेफरेंस और जो आपका सैंपल है दोनों एक साथ रख सकते हो। इस केस में आप एक टाइम पर एक ही चीज रख सकते हो, ठीक है। साइमल्टेनियसली वाला, इसमें स्ट्रक्चर का आपका डिफरेंस होता है। अब ये सबसे सिंपल सिंगल बीम है, ठीक है। ये लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटर है, ये सैंपल है, और ये डिटेक्टर है। इससे सिंपल डायग्राम मुझे नहीं मिला कि आपका ये सोर्स है, यहाँ से मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर क्या है, ये लाइट को फिल्टर करता है। जैसे आपको यूवी की रेंज चाहिए तो यूवी की रेंज जाएगी 200 से 400। अगर आपको विजिबल की रेंज चाहिए तो फिर ये 400 से 800 जाएगी। अगर आपने रेंज सेट किया या ऐसा मोनोक्रोमेटर लगाया है जो आपको 200 से 800 की रेंज दे रहा है, तो वो पूरी जाएगी, ठीक है। मोनोक्रोमेटर का काम लाइट को फिल्टर करना है, इसको कई बार हम ग्रेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, कई जो आपके अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं ना, उसको जोड़ जोड़ के अंदर एक हम मोनोक्रोमेटर बना लेते हैं। इसके अपने अलग फंक्शंस है, चार पांच चीजों से ये बना होता है। कुछ इसमें मिरर होते हैं, कुछ इसमें प्रिज्म होते हैं, कुछ हम स्लिट यूज करते हैं जो कि आपकी लाइट को फिल्टर करती है। एक बात और याद रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि आपका सोर्स क्या है। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अब सोर्स सिर्फ यूवी लाइट निकाल रहा है, तो आपको वही फिल्टर लगाना है जो यूवी लाइट को पास करे, ठीक है। सोर्स अगर आपका यूवी वाला है, इसके बाद हो सकता है सोर्स आपका यूवी विजिबल का हो। यूवी मतलब 200 से 400 का है, या आपका 200 से 800 का है। अब हो सकता है सिर्फ विजिबल वाला हो। विजिबल वाला मतलब आपका जो आपका कलरीमीटर होता है वो 400 से 800। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड है आपने सोर्स कौन सा यूज किया है। यूवी वाला सोर्स यूज किया है, यूवी विजिबल का किया, या सिर्फ विजिबल का किया। तो इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अगर यूवी की रेंज चाहिए, सिर्फ 200 से 400 की वेवलेंथ चाहिए, तब आप कौन से टाइप का सोर्स यूज करोगे। अगर आपको यूवी विजिबल चाहिए तब कौन सा यूज करोगे,
या सिर्फ विजिबल चाहिए तब कौन सा यूज करोगे। और अगर आप बात करो डिटेक्टर की, तो आपके पास दो तरीके के डिटेक्टर हैं जो आप यूज करते हो। फर्स्ट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसमें आपका कैथोड एनोड होता है। एक होता है आपका फोटो डायोड, जिसमें अब आप डायोड यूज करते हो। ठीक है, आई थिंक डायोड्स आपको पता होंगे। इस तरीके से आप जो है वो बनाते थे फिजिक्स की लैब में, केमिस्ट्री में डायोड्स वगैरह। ठीक है, तो आप ये दो टाइप के डिटेक्टर्स मेनली यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर और फोटो डायोड। जो अब आपका यूवी नया आप खरीदोगे तो उसमें आपको फोटो डायोड्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात रही सैंपल की। सैंपल आप इसमें रखते हो अपना। ठीक है, अब ये सैंपल के लिए जो ये आपका कॉलम सा है, इसको हम बोलते हैं क्यूवेट। ठीक है, अब ये ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और क्वार्ट्ज की भी हो सकती है। लेकिन हम ज़्यादा बेटर मानते हैं क्वार्ट्ज को, क्योंकि क्वार्ट्ज 200 से 800 के बीच में आपका कोई किसी टाइप का एब्जॉर्प्शन शो नहीं करती है। तो आपके जो सैंपल है, जो एब्जॉर्बेंस आ रही है उसी की वजह से आ रही है, इस क्यूवेट की वजह से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा है। अगर आप ग्लास और प्लास्टिक की अगर ये क्यूवेट यूज़ करोगे तो वो आपकी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके पास सही वैल्यू नहीं आएगी कि आपकी ये जो यूवी लाइट थी वो सैंपल ने एब्जॉर्ब किया या क्यूवेट ने एब्जॉर्ब किया। इसलिए आप बेटर यूज करते हो क्वार्ट्ज की। ठीक है, जैसे आप नेकलेस वगैरह खरीदते हो ना, उस टाइप के बॉक्स में इसको रखते हैं, ताकि इसके ऊपर हाथ वगैरह ना रखे, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उसके अलावा है आपका डबल बीम। एक बात याद रखना, अगर आप सिंगल बीम यूज कर रहे हो तो आपको सिंगल डिटेक्टर चाहिए, अगर आप डबल बीम यूज कर रहे हो तो आपको डबल डिटेक्टर चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपकी ग्रेटिंग की हुई है। ग्रेटिंग मीन्स कुछ कुछ आपका मोनोक्रोमेटर यूज किया हुआ है। तो ये आपका लैंप है, यहाँ से आता है, यहाँ से आपकी लाइट टकराती है, बीम स्प्लिटर। ये मिरर है, मिरर से आपका क्या होता है, एक लाइट यहाँ जा रही है जो आपका रेफरेंस है। ठीक है, और एक आपका सैंपल है। ठीक है, अब ये रेफरेंस क्या है, प्योर पैरासीटामोल का कंपाउंड है। और ये क्या है, ये वो पैरासीटामोल है जो आपने मार्केट से खरीदी है। ठीक है, अब यहाँ से यूवी लाइट पास होगी, यहाँ से यूवी लाइट पास होगी। ठीक है, अगर आप एक इस तरीके से यूज कर रहे हो तो आपको एक फायदा होता है, आपको सिर्फ एक बार अपना जो रेफरेंस है उसकी रीडिंग लेनी है। बार बार आपको रेफरेंस की रीडिंग रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार रीडिंग लेनी है, उसको रख दो, आपका रीडिंग आ जाएगी बस। आप अगर दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, अलग अलग कंपाउंड है, जैसे आपके पास तीन सॉल्यूशन है। ठीक है, एक आपने बनाया वाटर में, एक आपने बनाया एसीटोन में, और एक आपने बनाया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस पीसीएम है, एसीटोन प्लस पीसीएम है, और यहाँ पर क्या है आपका वाटर प्लस पीसीएम है। ठीक है, तो आपको एक बार वाटर लेना पड़ेगा, उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। एक बार आपको एसीटोन को यहाँ पर पुट करके रीडिंग लेनी पड़ेगी। फिर आपको CCl4 पुट करके रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी इनकी एब्जॉर्बेंस आ रही है, जैसे वाटर की एब्जॉर्बेंस 167 नैनोमीटर के आसपास करीब करीब कहीं आती है ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारों की एब्जॉर्बेंस को जीरो करना पड़ेगा पहले। अगर आपने इनकी एब्जॉर्बेंस को जीरो नहीं किया तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप जब फाइनल की रीडिंग ले लो तो उसमें से आपको -167 करना पड़ेगा हर रीडिंग में से। तो इंस्ट्रूमेंट्स में पहले ही आपका एक ऑप्शन होता है कि जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसकी जो एब्जॉर्बेंस आ रही है उसको आप जीरो कर दो, नलीफाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हो। और अगर आपने इन तीन कंपाउंड्स के लिए तीन अलग अलग स्टैंडर्ड है, एक में एस्पिरिन है, एक में पैरासीटामोल है, और एक में ब्रूफेन है, तो आपको तीन बार अलग अलग रीडिंग लेनी पड़ेगी रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका डबल बीम होता है जहाँ पर दो बीम्स आपकी जाती है। ठीक है, एक आपका होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली में क्या होता है कि आपका सिर्फ सोर्स है, सोर्स के बाद कोई मोनोक्रोमेटर, कोई ग्रेटिंग नहीं आती है। आप डायरेक्ट सीधा सोर्स के बाद सीधा सैंपल आता है, और उसके बाद आपका डिटेक्टर आता है। ठीक है, उसको हम साइमल्टेनियसली में काउंट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका डबल बीम है। शिम आपका ये शिमांडू ऐसे करके दो तीन कंपनी आती है, उनका आता है। अब जो आपने लाइट सोर्स यूज किया, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के लैंप है जो हम यूज करते हैं। जैसे पहला है ड्यूटीरियम लैंप। ड्यूटीरियम लैंप आपको सिर्फ वही रेंज देगा जो आपकी यूवी रीजन में है, 160 to 370 नैनोमीटर।
तो अगर आपको सिर्फ यूवी रेंज की चाहिए तो आप ड्यूटेरियम लैंप यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको विजिबल और थोड़ा बहुत इंफ्रारेड के पास चाहिए या नियर इंफ्रारेड रीजन चाहिए, तो आप 350 से 200 नैनोमीटर 2500 नैनोमीटर तक की जो रेंज आपको दे सकता है वो आपका टंगस्टन लैंप है। अब आप देखना, जब आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी आपको सोर्स में कई बार टंगस्टन लैंप दिखाई देगा, टंगस्टन हैलोजन लैंप। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इनको यूवी और आईआर ये दोनों की रेंज आसपास पहुंचा रहा है, तो हम इसको आईआर और यूवी दोनों का सोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने मान लो लाइट सोर्स ये यूज किया 350 से 2500 नैनोमीटर तक का। अब आप ये बोलोगे हम इसको यूवी में रख रहे हैं तो ये तो इंफ्रारेड रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करेगा, तो हम रेंज सेट कर सकते हैं। जैसे इसकी रेंज अगर इतनी ज़्यादा है तो आप अपनी जो रेंज है वो सेट कर सकते हो 350 से 800 तक, ठीक है। तब ये मैं आपको यूवी यूवी की लाइट आपके सैंपल से पास होगी, इंफ्रारेड वाली लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। ये आपके लाइट सोर्स की रेंज है जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो आप टंगस्टन लैंप को यूज़ करते हो अगर आपको 350 से 2500 नैनोमीटर तक, मतलब विजिबल से इंफ्रारेड रीजन की लाइट चाहिए तो, ठीक है। या तो आप इसको बोलते हो टंगस्टन लैंप या टंगस्टन हैलोजन लैंप। उसके बाद है जिनोन आर्क लैंप, जो आपका रेडिएशन देता है आपको 190 से 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। मतलब पूरी रेंज है, जो यूवी विजिबल की जो पूरी रेंज है वो आपको जिनोन आर्क लैंप देता है। इसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी, जो आपके टीवी वगैरह में आता है, वो आपको विजिबल रेंज देता है सिर्फ 400 से 800 नैनोमीटर। अब आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जाएगा कि आपको कौन सा लैंप है, कौन से टाइप की रेडिएशन देता है, उसकी वेवलेंथ कैसा है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये यूवी और आईआर से ज्यादा आते हैं कि आप कौन सा लाइट सोर्स और कौन सा डिटेक्टर यूज कर रहे हो। बाकी एनएमआर वगैरह में सॉल्वेंट से क्वेश्चन पूछ लिया या कितने सिग्नल्स आएंगे उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यूवी आईआर दोनों के हिसाब से आप कौन सा लाइट सोर्स यूज करोगे। इसके बाद है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में अगर आप देखो तो कोई प्रिज्म है, कुछ ग्रेटिंग है, ठीक है, कुछ आपकी स्लिट्स हैं जो कि आपका पूरा एक मोनोक्रोमेटर को बनाती है। जैसे एंट्री करोगे तो आप व्हाइट लाइट में एंट्री करोगे, फिर ये आपका मिरर से टकराएगी, फिर ग्रेटिंग के पास जाएगी, ग्रेटिंग के पास जाके फिर स्लिट के पास जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जब आप एक मोनोक्रोमेटर को देखते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है: एंट्रेंस स्लिट, कोलिमेटिंग लेंस, डिस्पर्जन डिस्पर्सिंग डिवाइस, फोकसिंग लेंस और एग्जिट स्लिट, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप की ग्रेटिंग्स आती हैं, 3 या 4 टाइप्स की आपकी ग्रेटिंग्स होती हैं, स्लिट भी 3-4 टाइप की आती हैं। पर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो कि मोनोक्रोमेटर का काम क्या है। आपको जो रेंज चाहिए उसी को पास होने देगा, फिल्टर करेगा। उसके अंदर एंट्रेंस स्लिट, कोलिमेटिक लेंस, डिस्पर्सिंग डिवाइस, फोकसिंग लेंस और एग्जिट स्लिट, ठीक है। इसके बाद सैंपल। तो ये आप सैंपल रखते हो, ये एक तरफ से क्या होता है आपका धुंधला सा होता है, क्लाउडी होता है। इस तरफ से क्या है आपका देखो, और पीछे वाली साइड जो ये है इस तरफ से क्या है, ये क्लियर है। और आपको ये वाला जो क्लियर वाला फेस है, यहीं आपको जहाँ से यूवी लाइट आ रही है उस तरफ रखना होता है, और आपको इस साइड से जो ये आपकी क्लाउडी रीजन से यहाँ से आपको इसको होल्ड करना होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि यहाँ पर इस तरफ आपके जो भी हैं, यहाँ पर क्या हो आपका फिंगरप्रिंट ना आ जाए। तो इसलिए आप फिल्टर पेपर या फिर आप टिश्यू लेके जाते हो इसको साफ करने के लिए, टिश्यू पेपर। एक बात और, क्यूवेट का अपना साइज होता है। अब ऐसा नहीं है कि क्यूवेट इसी साइज की आती है, छोटी क्यूवेट भी आती है जिसके अंदर बहुत कम सैंपल जाता है, ठीक है। उसमें अगर आप कभी ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक लाइन बनी होती है, ठीक है, आपको बताती है कि इतना सैंपल फिल करना है। और मेनली ये 3/4 ऑफ क्यूवेट होता है, ठीक है। अगर आप सैंपल ज़्यादा डाल दोगे तब वो सैंपल बाहर गिरने के चांस है, अगर आप इतना डालोगे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, यूवी का। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के यूज़ कर सकते हैं, सिलिका, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, ये सारे यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बेटर आपका क्वार्ट्ज है, ठीक है। क्योंकि ये आपका ट्रांसपेरेंट है, 200 से 700 नैनोमीटर में कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसकी वजह से जो भी आपकी एब्जॉर्प्शन आ रही है वो इसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसकी वजह से आ रही है, इस ग्लास या क्यूवेट की वजह से नहीं आ रही,
तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्वार्ट्स को यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम क्वार्ट्स का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, ग्लास या प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं करते। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। आप कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हो। एक बात याद रखना, अगर आप सॉल्वेंट बदलते जाओगे तो आपकी यूवी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बदलती जाएगी। अगर आपने कोई कंपाउंड लिया, उसमें आप उसने आपने उसको वाटर में एब्जॉर्ब किया, वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने उसका एसीटोन में बना लिया, साइक्लोहेक्सेन में बना लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हर बार आपको अलग रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो हमारा यूवी विजिबल की रेंज में ना आता हो। अगर मान लो आपको सॉल्वेंट को चूज करना है यूवी करने के लिए, तो आप वो सॉल्वेंट यूज करोगे जो आपका यूवी विजिबल की रेंज में नहीं आता है। अगर वो यूवी विजिबल की रेंज में आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी आते हैं, तो आप क्या करो, जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो पहले वाटर की रीडिंग ले लो और उसको आप उसकी एब्जॉर्बेंस को जीरो कंसीडर करो, ठीक है। उसके बाद अपना सैंपल डालो या सॉल्यूशन डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, इसको हम बोलते हैं ब्लैंक। इसको हम बोलते हैं ब्लैंक, जब आप सिर्फ वाटर लेते हो और उसके बाद उसकी जो एब्जॉर्बेंस आ रही है उसको जीरो कर देते हो और उसके बाद अपनी रीडिंग्स आगे लेते हो, ठीक है। तो उसको हम ब्लैंक की रीडिंग बोलते हैं कि ब्लैंक आपका कितना आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग है, जैसे वाटर का 205 पे इथेनॉल, 210 हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो अब किसको किस अब किसको पता है कि आप किस में रीडिंग ले रहे हो। अगर मान लो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करते हैं, एक ड्रॉप हेक्सेन डाल देते हैं, आपकी रीडिंग आ जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लोग इस तरीके से अपना रिजल्ट लाने के लिए एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देते हैं। मान लो नहीं आ रही थी, आपको चाहिए थी 450 पे, आ रही थी 300 पे, आपने क्या किया, एक ड्रॉप कोई और सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। जो आप डिटेक्टर यूज करते हो, ये क्या करता है, जो आपके लाइट के सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है और उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो भी ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, क्योंकि लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, तो हमें उनको एम्पलीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम हमारा रिकॉर्डर है या जो भी हमारे डिटेक्टर्स हैं, इनके अंदर एम्पलीफाइंग करने की पावर भी होती है कि ये आपके लाइट सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सके। अब जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं वो हम दो टाइप के डिटेक्टर यूज करते हैं यूवी में, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और फोटो डायोड। ये हमारा पुराना टाइप का है बट बढ़िया है अभी तक। इसमें आप जो कैथोड एनोड वाली जो चीजें हैं उस तरीके से काम करती हैं ये, और इसमें आपका डायोड काम करता है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है और अच्छे तरीके से एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। जैसे ये आपका फोटो मल्टीप्लायर प्लायर ट्यूब है, तो जैसे ही यहाँ पर ये सिंटिलेटर क्या होता है, ये आपको क्वेंचिंग करता है, मतलब जो सिग्नल्स वगैरह हैं उनको बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये एनोड डायोड इस तरीके से आपका सिग्नल, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस तरीके से आपका करके आपको सिग्नल मिलता है। इसकी वर्किंग होती है प्रॉपर, फोटो मल्टीप्लायर और फोटो डायोड की, ठीक है। तो ये आपके सेंसिटिव हैं यूवी और विजिबल के लिए और फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रख लेना, सेंटिलेटर और एनोड कैथोड से चलता है आपका, ठीक है। उसके बाद है फोटो डायोड। फोटो डायोड में आपको कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अलग अलग टाइप के डायोड मिलेंगे एक साथ जो अटैच किए गए हैं, ठीक है। और इनका जो रेंज है वो आपकी ज़्यादा होती है, अगर आपका थोड़ी सी भी एब्जॉर्बेंस है तो उसको ये पकड़ लेता है, जबकि फोटो मल्टीप्लायर ये चीज़ नहीं कर पाते, वो इतना सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। तो इसमें आप सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो, चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है, और डिटेक्शन ये आपका 170 से 1100 नैनोमीटर तक का कर लेता है। ये जो आपके डायोड है, ये 170 से 1100 नैनोमीटर तक की जो रेंज है वहाँ तक डिटेक्ट कर लेते हैं, जबकि इनके पास इतना स्कोप नहीं है कि ये 1100 नैनोमीटर तक की रेंज तक को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, या डिटेक्ट कर पाए। तो ये आपके दो टाइप के क्या हैं, आपके डायोड्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली अगर आपको सैंपल प्रिपरेशन करना है यूवी का, तो इसके लिए आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो यूजुअली, माइक्रोमीटर वगैरह के कुछ आप सॉल्यूशंस तक बना लेते हो, तो ये आपको दे देता है रीडिंग।
इसमें आप देखो 1 mg ऑफ कंपाउंड हम ज़्यादातर लेते हैं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 mg ऑफ कंपाउंड लेते हैं उसको, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 से 200 है, उसको आप डिजोल्व कर लेते हो 100 ml में, और उसका एक जो पोर्शन है आप यूज़ कर लेते हो स्पेक्ट्रा के लिए। अब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो आप उस तरीके से उसका डिजोल्व वगैरह करते हो या जैसे भी करते हो, ठीक है। एक बात और याद रखना, जब तक आपका सिस्टम कंजुकेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तब तक आपके चांसेस कम है कि वहाँ यूवी की कोई रीडिंग आए। जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो वहाँ पर रीडिंग आने के चांस हैं, लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर रीडिंग लेने की कोशिश करोगे तो चांस है कि रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और एक चीज़ और, जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर कंजुकेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर सिंपल होनी चाहिए। तो हम यूजुअली बेंजीन बेंजीन वगैरह को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जहाँ कंजुकेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो हम वाटर, इथेनॉल, मेथेनॉल और हेक्सेन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस पेपर से। अभी दो चीज़ें आपकी बाकी हैं इसमें, एक आपका लैम्बर्ट बियर लॉ बाकी है, ठीक है, और एक आपका वुडवर्ड फिशर। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको एक कंडीशंस दूँ, एक कंडीशन दे दी मैंने आपको, आपने मेरे को 4 स्ट्रक्चर बना के दी किसी भी ड्रग की। मान लो आपने मेरे को एंटी डिप्रेशन ड्रग, एक फ्लुक्सोटिन की स्ट्रक्चर बना दी, एक पैरोक्सिटिन की बना दी, ठीक है, और एक आपने इमिप्रामिन की बना दी, और एक आप लगा लो, एक आप मुझे दे देते हो सेलेग्लिन, जो आपकी ये वाली ड्रग है, एंटी पार्किंसन वाली ड्रग है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं, या आप मुझे स्ट्रक्चर दो और मैं पूछूं कि इसकी लैम्डा मैक्स कितनी आएगी, ये कितनी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा, हमने ना कोई सॉल्यूशन बनाया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी कितनी वेवलेंथ आएगी, तो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ठीक है। उस बेसिस पे जब हम चेक करते हैं तब हम उसको वुडवर्ड फिशर रूल बोलते हैं। हम थ्योरेटिकली बिना सॉल्यूशन बनाए उसकी वेवलेंथ का एक तरीके से अंदाजा लगाते हैं। अब जैसे मान लो उसमें कंजुकेटेड सिस्टम है, तो उसकी 215 नैनोमीटर हमने बेस वैल्यू ले ली। उसमें एक मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मीथेन ग्रुप 5 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन करता है। एसीटोन है तो 15 करता है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 5, 3 और 2। तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 235 नैनोमीटर के आसपास है। तो आप क्या कर सकते हो, यूवी रेंज में इसको रख सकते हो। तो जब आप थ्योरेटिकल बेसिस पे इस तरीके की रेंज निकालने की कोशिश करते हो, तब आप जो रूल यूज करते हो, जो लॉ यूज करते हो, वो आपका वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। इसके बेसिस पे आप बता सकते हो, आपसे 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है वुडवर्ड फिशर रूल का। अभी तक तो पेपर में बहुत इजी से आपकी स्ट्रक्चर आई है कि आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाए अगर आपको वैल्यू याद है तो, ठीक है। उसको हम वुडवर्ड फिशर रूल बोलते हैं। लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पे क्वेश्चन कम आया है, लेकिन डेविएशन से पूछा हुआ है, जो आपके थ्योरेटिकल 3-4 पॉइंट है कि लैम्बर्ट बियर लॉ का डेविएशन कब होता है। जैसे अगर आप हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बना दो तो लैम्बर्ट बियर लॉ वहाँ फॉलो नहीं होता, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, बताओ आप इसको। ये 2023 का क्वेश्चन है यूबी से, बताओ आंसर इसका।